बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन तनख्वाह की अदम अदायगी पर बरहम। मजदूरों ने हथौड़ा गेट पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की जा रही है। मजदूरों का कहना है कि इदारा बंद होने से हज़ारों खानदान फाकों में मुब्तला हैं। तनख्वाहें जारी करके फाकों से निजात दिलाई जाए। आपको अपडेट करते चलें कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन तनख्वाह की अदम अदायगी पर बरहम। मजदूरों ने हथौड़ा गेट पर। आज जानेंगे इम्तियाज़ अली से, जो कि वहां पर मौजूद हैं। इम्तियाज़, बताएगा क्या मुतालबात दोहराए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, स्टील मिल के मुलाजमीन की जानिब से हथौड़ा गेट पर इस वक्त एहतजाजी धरना जो है वो दिया जा रहा है। मेरी उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि 2012 से उनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा नहीं हुआ, ना ही उन्हें जो है सेहत की सहूलियात दी जा रही है, ना ही ट्रांसपोर्ट और ना ही और कोई सहूलत उनके पास मौजूद है। मेरे साथ वो मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं, क्या इशूज़ हैं। सर बताइएगा, इतनी देर से सख्त गर्मी में, रमज़ान के महीने में आप लोगों ने औरतों के हमरा ये धरना दिया हुआ है, मुतालबात क्या हैं? सर, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ 24 न्यूज़ का कि वो आए और हमारी आवाज़ बने। हमारे मुतालबात कोई अपना बड़े नहीं हैं, बस ये है कि स्टील मिल जो माशी अपना इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अंदर वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उसको बहाल किया जाए। क्योंकि इसका जो इमेज तमाम गवर्नमेंट अपना जो हमारे मिशनरीज़ हैं, ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने ये दिया हुआ कि स्टील मिल में अब चल नहीं सकती, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो चलाने वाले हैं वो आगे चला भी रहे हैं, क्योंकि जो आप जिनके साथ मुआहदात कर रहे हो वो भी तो आगे चलाएंगे ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों फिर पाकिस्तानी स्टील मिल को गवर्नमेंट के तर्ज पे और गवर्नमेंट के अंडर क्यों नहीं चलाया जा सकता। और बाकी दूसरे हमारे मुतालबात में ये है कि 2010 से हमारी पाकिस्तानी स्टील मिल मुलाजमीन की सैलरीज को रिवाइज़ नहीं किया गया और तबाही सहूलियात को आहिस्ता आहिस्ता करके बंद कर दिया गया है। खाने का मेयार जो फूड शॉप का जो इंडस्ट्रियल एक्ट के मुताबिक जो एक लाजिम व मलजूम है उसको गिरा दिया गया है, क्योंकि उसके लिए फ़ंड अवेलेबिलिटी नहीं है। मुलाजमीन के जो मराद थी वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। जो मुलाजमीन के जो मामला थे, दीगर मामला जो है जैसे कि फ़ेज़ 4 है आपका, वो हमारा अप्रूव शुदा प्लान है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूर शुदा है, एक नहीं 2 दफ़ा मंजूर शुदा है, वो मुलाजमीन को नहीं दिया जा रहा। मुलाजमीन का माशी इस्तेसाल किया जा रहा है। और सैलरी से मुतालिक मैं आपको ये आगाह करते चलूँ आप मीडिया दोस्तों के तवज्जुह से कि हमारी सैलरी जो 2010 की है, शायद कुछ लोग ये समझते होंगे कि गवर्नमेंट मुलाजमीन है और उनकी सैलरीज वगैरह बहुत हायर पेड एम्प्लॉयज़ होंगे ये लोग। हमारी जो सैलरीज हैं, हमारे जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड है जो ग्रेड 17 कहलाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर, इस टाइम पे पाकिस्तान अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो इनिशियल ग्रेड की 17वें ग्रेड की वो तकरीबन 70 से 75 हज़ार रुपये है। और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो बेचारे तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। तकरीबन 100 से 200% इजाफा जो है हमारा लाजिम मलसूम रह गया है। हम गवर्नमेंट से तो मुतालबा करते हैं स्टील मिल की बहाली का, और अपने सीईओ पाकिस्तानी स्टील मिल के जो हमारे सीईओ हैं, सीईओ साहब से मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबात जो हमने आपको ग्रीवांस एप्लीकेशन दी है उसमें यह है कि सैलरीज वाला मुतालबा, हमारे तबाही सहूलियात का मुतालबा और हमारा जो फ़ेज़ 4 का मुतालबा है वो फिलफौर अप्रूव करके बोर्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कमेटी में पेश करके उससे अप्रूव करवा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवा के दिया जाए, तावक के हम लोग फिर अदरवाइज़ हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हम यहाँ बैठे रहेंगे। फिर अगर आपको रमज़ान में हमारा एहसास है, मुलाजमीन का एहसास है और बीइंग ए मुस्लिम आपको हमारा एहसास है, तो हमारा आपको मुतालबात सुनने पड़ेंगे और उन पर अमल पैरा होना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल जो इस टाइम पे स्टील प्रोड्यूस नहीं कर रही, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टील मिल की जो माहाना अर्निंग है वो 30 से 35 करोड़ रुपए है, एक्सक्लूडिंग स्क्रैप सेल। स्क्रैप सेल का मतलब ये है कि जो हमारे स्टील मिल में इस टाइम पे स्क्रैप सेल हो रहा है, उसके अलावा पाकिस्तान स्टील मिल की जो माहाना अर्निंग है वो 30 से 35 करोड़ रुपए और 35 करोड़ रुपए, और स्टील मिल के जो मुलाजमीन की तनख्वाह है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए बनती है। अगर उसमें मुलाजमीन का थोड़ा बहुत दाद रसी माशी तौर पे कर दी जाए, अगर 5 करोड़ की 7 करोड़ की कोई इम्पैक्ट इतना माने नहीं रखता 30 करोड़ में से, अगर वो मुलाजमीन को दे दिया जाए, क्योंकि मुलाजमीन तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये तो हुकूमत वक्त का काम होता है कि इंडस्ट्रीज चलाना और मुलाजमीन को रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ देना। अब ये ना कि ये कि इदारे को एक नाहली और उसकी नाअक्बत अंदेशी की बुनियाद पर ख़त्म कर दिया जाए और मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाए, तो फिर कहाँ गए इनके रोज़गार के नारे। हम पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत जो इस वक्त कोलिशन में है उनसे भी मुतालबा करते हैं कि स्टील मिल जो आपके बानी ने जिसका संग बुनियाद रखा था, 4 अप्रैल के दिन के तहत आपकी तरफ से, आपके प्लेटफॉर्म की तरफ से, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म की तरफ से मुलाजमीन के लिए मैसेज जाना चाहिए कि स्टील मिल
हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर ही बहाल होगी और मुलाजमीन की जो सैलरी हैं वो फिल फॉर सीओ साहब को बोला जाए कि वो बढ़ाई जाएँ और दो जो देरीना मुतालबात हैं तिब्बी सहूलियात के और अपना फेज़ 4 के वो फ़ौरन अनाउंस करवा जाए। हमारा पीपल्स पार्टी की जो कोalition की गवर्नमेंट है उनसे भी मुतालबा है। बिल्कुल, ये एहतजाजी मुजाहिरीन हैं जिनका मुतालबा है 2010 से उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। दीगर जो इनके रहनुमा हैं, दीगर जो इनके लीडर्स हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इतनी सख्त गर्मी है, रोज़े की हालत में आप लोग बैठे हुए हैं, लेडीज़ आपके साथ हैं, क्यों नहीं मुतालबात पूरे हो रहे? कोई इतने बड़े मुतालबात हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, मुतालबात तो हमारे कुछ बड़े नहीं है। सबसे पहले तो मैं इसी अदारे के हवाले से आपसे बात करूँगा। पाकिस्तान स्टील मिल जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इस वक्त भी बिजली की कीमत में 8 करोड़ रुपया पर मंथ पाकिस्तान स्टील मिल इलेक्ट्रिक को पे कर रहा है। क्यों पे कर रहा है? इसका मतलब है इस अदारे में कहने की जो कंजप्शन हो रही है ना, मैं थोड़ा सा और आपको ब्रीफ करता चलूँ। इस अदारे के अंदर जो मशीनरी, जो चीज़ें, जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, बेशक उनमें से अभी प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन उनको हमने हीटअप पे रखा हुआ है, मतलब उनको बंद नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि अगर वो चीज़ें बंद हो गई, फिर जो इसका नुकसान होगा, खरबों के अंदर वो नुकसान होगा, ना फिर ये रिवाइव हो सकेगी, ना चल सकेगी। नए सिरे से कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। फिलहाल तो जो मशीनरी हमारी इनएक्टिव है, उसके बावजूद अगर इस अदारे को ना चलाया जाए, वो हम समझते हैं कि ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि इस मुल्क के साथ ही बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने हमेशा इलेक्शन आने से पहले खोखले नारे लगाए, यहाँ के इदारे चलाएंगे, हम मुलाजमीन का साथ देंगे, इनके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जब 6000 बंदा रिट्रेंच किया गया, जबरी तौर पे यहाँ से निकाल दिया गया, उसके बाद बाकी जो बचे मुलाजमीन हैं, इनके ऊपर काम का इतना ज़्यादा बर्डन आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को ख्याल नहीं आया कि यार ये 2,500-3 हज़ार बंदा जो पीछे बैठा हुआ है, 18-18 घंटे की हमारी ड्यूटीज़ हो गई हैं। क्यों? इस अदारे के अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो इंस्टॉल है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो इस मुल्क और कौम की अमानत हैं, उसको चलाने के लिए, बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर महफूज हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन अब हमें अपने घर के चूल्हे चलाना मुश्किल हो चुका है। 25 से 30 हज़ार रुपये में हमारा घर नहीं चल सकता इस महंगाई के दौर में। 18 साल हमारी सर्विस हो चुकी है। ये जितने भी मुलाजिम खड़े हैं यहाँ पर, सब टेक्निकल अफसर हैं, वर्कर हैं, ये अपने काम। महंगाई के दौर में 18 साल सर्विस हो चुकी है। स्टील मिल से 4500 मुलाजमीन हैं जिनको बरतरफ किया गया था, जिसके बाद से मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज जारी है। इम्तियाज़ अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बेनाई से महरूम अफराद माजूर कोटे पर अमल दरामद न होने पर सड़कों पर आ गए। प्रेस क्लब पर 1 माह से एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि सरकारी मुलाजमत में माजूर कोटे पर अमल दरामद किया जाए। तफसीलात जानेंगे। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन के हमरा मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा, क्या कहते हैं मुजाहिरीन? देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब कराची में। बीनाई से महरूम अफराद जो हैं इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और 1 माह उनको जो है मुकम्मल हो चुका है। मुतालबात ताहाल इनके नहीं माने जा रहे। क्या मुतालबात हैं? और रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो ये बताएं सर, आपके क्या मुतालबात हैं और क्यों नहीं माने जा रहे? सर, हमारे 2 ही मुतालबात हैं। एक, तमाम नाबीना अफराद को जो अभी जॉब्स अनाउंस की गई हैं 1 से 4 ग्रेड की, उसमें जो है ना कन्फर्म नौकरियाँ दी जाए। दूसरा ये है कि अगर ये नहीं होता तो तमाम ब्रांड को जो है, जो यहाँ प्रोटेस्टर हैं, कम बेश 150 लोग हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाए कम से कम 3 साल के लिए। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ धूप पर बैठे हुए हैं, कोई आसरा नहीं है, बेयार और मददगार यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई साइनी नहीं है। हम लोग खुद जाकर उन लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। अब जाके कुछ उन्होंने की तरफ से पेशरफ्त हुई है, लेकिन वो भी आसरे पे आसरे मिल रहे हैं। तो अच्छा, जितने भी आप अफराद यहाँ पर बैठे हैं, क्या पढ़े लिखे भी हैं या आप बिल्कुल जो है जीरो से हैं? नहीं सर, यहाँ पर हाई फाई क्वालिफाइड लोग हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर BA वाले मिलेंगे, मैट्रिक वाले मिलेंगे, और आपको यहाँ पर इंटर वाले मिलेंगे, मास्टर्स वाले भी मिलेंगे आपको यहाँ पर, और यहाँ पर हाफिज़ कुरान भी मिलेंगे, और आपको यहाँ पर कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हुआ है इन्होंने, एंड्रॉइड मोबाइल में हर चीज़, मतलब हर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ये। अच्छा, इससे कबल भी आपने एक एहतजाजी मुजाहरा किया था और कानून के मुताबिक आपके जो माजूर अफराद हैं उनकी कोटा भी है सरकारी मुलाजमत पर, फिर भी आपको नौकरियाँ नहीं दे रहे? सर, असल में मसला ये है कि डिसेबल कोटा मौजूद है, लेकिन उसमें यही होता है कि नाबीना अफराद को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। तमाम जो दूसरे नाबीना हैं, हैंडीकेप हो गए और दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड हो गए, उनको नौकरियां मिलती हैं। अभी भी बहुत सारी जो नौकरियां मिली हैं सब उनको मिली हैं। हम आपको यहाँ पर इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमें कहीं पर भी ना एडजस्टमेंट नहीं किया कि ना ही हमें कोई नौकरी मिली है। अच्छा, यहाँ पर कितने अफराद होंगे जो एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हैं और कहाँ से ये हैं? सर, ये तमाम तकरीबन 25 से 26 ज़िलों से आए हुए सिंध के। और यहाँ पर हमारे अभी जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ हर ज़िले से 2-2 लोग यहाँ मौजूद हैं। बाकी जो हमारे लोग हैं हमने उनको घर पर भेजा है,
اور کچھ لڑکے بھی رستے میں انشاءاللہ ٹیوزڈے وینسڈے تک سب لڑکے دوبارہ یہاں پہنچ جائیں گے. اچھا رمضان بھی چل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، اس وقت دھوپ بھی تیز ہے اور بالکل یہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہیں. ان سے جانیں گے سر یہ آپ روزے وغیرہ پھر آپ کیسے رکھتے ہیں، افطاری کیسے کرتے ہیں، سحری کیسے کرتے ہیں؟ رمضان میں موسٹلی لوگ جو ہے اپنے گھروں پہ ہوتے ہیں لیکن آپ مطالبات منانے کے لیے یہیں پر ہیں. سر افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ہم جو ہے یہاں روڈ پر بیٹھے ہیں اور حکومت کے کسی نمائندے کو، کسی حکومت کے وقت کو یہ خیال نہیں آیا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نابینا افراد روڈ پر بیٹھے ہیں اس سخت دھوپ میں. وہ کس طرح بیٹھے ہیں، ان کے مطالبات کوئی مشکل تو نہیں ہے، جا کر معلومات کریں. لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا. سحری افطاری اپنی مدد آپ کرتے ہیں، کوئی تنظیم کا، کوئی حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں آیا. سر ہمارے مطالبات کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ جو پڑھے لکھے نابینا افراد ہیں ان کو جو ہے جاب فراہم کی جائے، اور جو 5% کوٹا رکھا گیا اس کے اندر سے 2% کوٹا جو ہے نابینا افراد کے لیے مختص کیا جائے. کیونکہ سر ایک وقت سے نابینا افراد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ڈی پی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے معذوروں کا ادارہ ہے، یہ جو ہے نابینا افراد کو جب بھی ویکینسی آتی ہے اگنور کرتا رہتا ہے. اسی لیے آج ہم روڈوں پر ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے مطالبات جو ہیں تاحال تسلیم نہیں کیے گئے، لہٰذا 1 ماہ مکمل ہو چکا ہے. ان کو پریس کلب کے باہر یہ موجود ہیں اور احتجاجی مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. سندھ کے مختلف اضلاع سے ان کا تعلق ہے اور یہ کہتے ہیں کہ سحری بھی یہیں فٹ پاتھ پہ کرتے ہیں، افطاری بھی یہیں پر کرتے ہیں. جی سرکاری ملازمت میں معذور کوٹے پر عمل درآمد کیا. سب پڑھے لکھے ہیں، صرف بینائی نہیں ہے. نابینا افراد کا یہ مطالبہ ہے اور اپڈیٹ کر رہے تھے ممتاز جمالی، بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب کراچی کے فلائی اوور بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. نشے کے عادی افراد ناظم آباد کے برج کی حفاظتی دیوار سے بھیم کا سریا ہی لے اڑے. حفاظتی دیوار خستہ حال ہونے سے فلائی اوور کا حسن بھی متاثر ہونے لگا. تفصیلات بتائیں گے سید نعمان گل. جی نعمان. جہاں بالکل شہر کراچی تباہی کے دہانے پر پہنچنے لگا ہے. کراچی کے علاقے ناظم آباد کا جو مرکزی پل ہے جس پر حفاظتی دیوار ہوا کرتی تھی، اب وہ نشہ آور افراد نے جو ہے اسے توڑ کر اس میں سے لوہا جو ہے وہ چوری کر لیا ہے، اور جس کی وجہ سے اب حفاظتی دیوار کی باقیات تو یہاں پر ہیں لیکن حفاظتی دیوار نہیں ہے. میرا کیمرامین سجاد رئیس آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ بیم کے باقیات ہیں جن کے اوپر لوہے کے راڈ نکلی ہوئی ہے، اور یہاں سے اس پورے پل سے جو یہ حفاظتی دیوار بنی ہوئی تھی وہ مکمل طور پر غائب ہو چکی ہے، اور اس کا جو سریا ہے وہ نشہ آور افراد نے جو ہے یہاں پر توڑ لیا ہے. اس وقت متعلقہ حکام کے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی خوفناک حادثہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کسی بڑے نقصان سے جو ہے شہر کراچی کے باسی وہ بڑے نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں. جی شہر قائد میں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تعمیر ہونے والے فلائی اوورز بھی نشے کے عادی افراد سے محفوظ نہ رہے. جام صادق پل کی حفاظتی دیوار سے سریے اور تاروں کی چوری معمول بن گئی ہے. تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے شہریار صدیقی. جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں ڈیفینس اور کورنگی کو ملانے والے جام صادق برج پر موجود ہوں. جس طریقے سے ان دنوں شہر قائد کے برجز اور فٹ پاتھوں پر نشے کے عادی افراد کا راج ہے، جس طریقے سے تاروں کی اور قیمتی سریوں کی جو ہے وہ چوری کی جاتی ہے نشے کے عادی افراد کی جانب سے. اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حکومت کو جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے، حکومت سے جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا درخواست کرنا چاہیں گے؟ بھائی کیا بتانا چاہیں گے اور کیا جو ہے وہ حکومت سے اس سلسلے میں درخواست کریں گے؟ دیکھیں میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اب اس گورنمنٹ کو کم سے کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ شہر جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اس میں سب سے پہلے فرسٹ آف آل اسٹریٹ کرائم کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی وارداتیں ہو رہی ہیں، کتنی مرڈر ہو رہے ہیں، کتنے معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جس روڈ پر چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہماری سیفٹی کے لیے یہ باؤنڈری لگائی جاتی ہے، اس میں وہ جو نشئی لوگ ہیں، نشے کے عادی لوگ ہیں، وہ اسے توڑ کر اس میں سے جو سریا ہوتا ہے جو کہ ایک عام شہری کی جان بچا سکتا ہے، وہ اسے چوری کر لے جاتے ہیں اور کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں. اور اس پر کوئی نظر ثانی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، جبکہ یہ کھلے عام دن دہاڑے ہو رہا ہوتا ہے، سریا کٹنگ ہو رہا ہوتا ہے، چوری ہو رہی ہوتی ہے، سب دیکھتے ہیں. اس پہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک کراچی یونیورسٹی کا بھی واقعہ آیا، وہ دن دہاڑے وہ اس نالی کی چھت کو توڑ کر سریا لے جا رہے ہیں. بہت
बहुत शुक्रिया। शहरी हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से शहरियों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पहले हुकूमतें जो है वो आवाम से टैक्स वसूल करती हैं और उसके बाद शहरियों को जो है वो नशे के आदी अफराद के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है। मेरे कैमरामैन हैदर अली अगर आपको दिखा सके, मेरे अक़ब में जिस तरीके से ये एक बाउंड्री वॉल तो बना दी गई है, लेकिन इसकी सेफ्टी के लिए, शहरियों की जो है वो सेफ्टी के लिए जो सरिया लगाया जाता है उसको जो है वो चोरी करके ले जाते हैं नशे के आदी अफराद, और जिस तरीके से उनको बेचकर अपने नशे की लत को पूरा करते हैं। शहरियों की जानिब से इस वक्त हुकूमत वक्त से यही अपील की जा रही है, यही दरख्वास्त की जा रही है कि हुकूमत के जानो माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जा सके। जी। डीसी किमाड़ी मुख्तियार अली अबड़ो ने शहर में सरकारी फौलादी मटीरियल की चोरी के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। डीसी किमाड़ी का कहना है कि इस मसले को उजागर करना सिटी 21 की एक अच्छी काविश है। पुलिस, बलदियाती इदारों और दीगर महकमों के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। अगर पुलिस जो है जाहिर सी बात है गश्त करती है, पुलिस की मोबाइल भी होती है, पुलिस में नौजवान जो हमारे सिपाही होते हैं मोटरसाइकिल पे भी गश्त करते हैं, उनको विजिलेंट बनाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जिस तरह जिसकी प्रॉपर्टी है, डीएमसी के भी कुछ लोग होते हैं, डीएमसी वालों की भी जिम्मेदारी होती है उनके इंक्रोचमेंट का, और दूसरा स्क्वाड वगैरह जितने भी होते हैं उनको भी चाहिए कि वो भी करेंगे। और मैं इंशाअल्लाह ताला कल तक डायरेक्शन उनको पहुँचा दूँगा, पुलिस को भी दे देंगे और पुलिस के साथ साथ डीएमसी के अमले को भी दे देंगे कि अपनी चीज़ों की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। प्रेस रिलीज के जरिए पॉलिसी बयान जारी होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें ऐलान किया जाएगा। प्रेस रिलीज के जरिए पॉलिसी बयान जारी होगा। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, क्या ही बात हो, अगर मैं कहूँ कि इजलास होगा तो शरह सूद में इजाफा होगा या नहीं होगा, लेकिन सवाल यही है कि कितना इजाफा होगा और क्या तवक्को की जा रही है? तवक्कुआत तो मार्केट में ये है कि शरह सूद में जो IMF के कहने पे मजीद इजाफा हो सकता है। जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 3% का इजाफा किया था, जो कि 17% से बढ़ा के 20% कर दिया है। यहाँ माहिरीन का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में रीजनल ममालिक में सबसे ज्यादा 20% शरह सूद है। उसे मजीद जो 2% इजाफे की तवक्को की जा रही है, जिससे शरह सूद 20 से 22% पे पहुंच जाएगा। और इस पर कंसर्न ये शो कर रहे हैं कि इतने महंगी शरह पे कोई कर्जा लेगा, कैसे लिया जाएगा, क्योंकि बैंकों का मार्कअप अगर 3% मिलाया जाए तो 25% जो है शरह सूद हो जाएगी। यानी कोई अगर बैंक से कर्जा देता है निजी शोबा तो उसको 25% कर्जा देना पड़ेगा। अगर इसमें बुनियादी वजह ये कि 2% का इजाफा होता है। इससे फेडरेशन और कराची चैम्बर और तमाम मुल्क की चैम्बर ने मुतालबा किया है कि शरह सूद में इजाफा कमी होनी चाहिए और इसकी मुल्क की मईशत में मनफी असरात मरतब होंगे। और इंडस्ट्री पहले ही जो उनको खाम माल की कमी का सामना है, उनको जो माली मसाइल का सामना है, खाम माल की कमी का सामना है, कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं। अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पीटीवी के 2 साला ऑडिट की रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। ऑडिट में माली बेज़ाब्तियां और इंतजामी खराबियां सामने आ गई हैं। तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। समर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन का 2 साला ऑडिट की मुद्दत का जो ताल्लुक था ये PTI दौरे हुकूमत से है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मौसूल हुई है सिटी 21 को। इस रिपोर्ट के ऑडिट पैराज मुख्तलिफ बेकायदगियों, बेज़ाब्तियों, इंतजामी खराबियों समेत माली मामला से मुताल्लिक हैं। क्रिकेटर शोएब अख्तर और राशिद लतीफ़ की 2019 में लाखों रुपए मुशाहरे पर तैनाती पर भी ऑडिट को एतराज़ हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी TV लाइसेंस फीस कीमत में 1163 मिलियन से ज़ायद की अदम वसूली पर भी ऑडिट एतराज़ है। जबकि कमर्शियल बैंकों से कॉरपोरेशन के लिए 5000 मिलियन से ज़ायद की रनिंग फाइनेंस सहूलत का असूल पर भी एतराज़ आज किया गया है। जबकि PTV की जानिब से PCB को 100% एडवर्टाइजमेंट जो है इनकम वसूली के बगैर 100% शेयर्स की रिलीज पर भी ऑडिट एतराज़ हुआ है। जबकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी से 471 मिलियन से ज़ायद के बकायाजात की अदम वसूली पर भी एतराज़ आयद किया गया है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आपको दें, मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट KMC ने माड़ीपुर ट्रक अड्डा फायर स्टेशन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं माड़ीपुर ट्रक अड्डा फायर स्टेशन की कीमती अराजी बाज अफसरान की मिली भगत से हड़प ली गई। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान, बताएगा मामला क्या है?
جی بالکل، کے ایم سی کے محکمہ فائر بریگیڈ کی اگر بات کی جائے تو نہ صرف یہ کہ تاریخی یہ مالی بحران سے دوچار ہے، بلکہ تاریخی یہاں پر بدعنوانیاں اور بے قاعدگیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، جس کی تازہ مثال ماڑی پور ٹرک اڈہ کا فائر اسٹیشن ہے، جس پر جو ہے وہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اور قبضہ بھی کچھ اس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ اس کے جو مرکزی گیٹ ہے اس کو باقاعدہ ویلڈ کر دیا گیا ہے تاکہ اس کو کھولا نہ جا سکے۔ ہمارے ساتھ متحدہ ورکرز فرنٹ کے ایم سی کے ذمہ دار رحیم بیگ موجود ہیں، جو کہ معاملات دیکھتے ہیں فائر بریگیڈ کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ رحیم صاحب، فرمائیے گا یہ جو آپ کے تازہ فائر اسٹیشن پر قبضہ ہوا ہے کیا معاملہ ہے؟ یہ ہمارا فائر اسٹیشن تھا، ٹرک اسٹینڈ ورکنگ میں تھا، بالکل پانی کا ٹاور وغیرہ ہر چیز، اسٹاف تمام چیزیں ورکنگ میں تھا۔ راتوں رات اس کو مطلب دیواریں لگا دی انہوں نے اور تالے لگا کے گیٹ بند کر دیا۔ کچھ ہمارے افسران شاید اس میں انوالو ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ اس سے قبل بھی جو ہے متعدد فائر اسٹیشنز پہ جو ہے قبضوں کی اطلاعات آتی رہی، کتنے ایسے فائر اسٹیشن ہیں جہاں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا؟ دیکھیں، ماضی میں ہمارے کورنگی فائر اسٹیشن میں قبضہ ہوا، جس میں مصطفیٰ کمال بھائی نے ایک افسر کو نوکری سے فارغ کر دیا تھا ماضی میں، جس کا ابھی بھی وہ مائنس پلانٹ لگا ہوا ابھی بھی چل رہا ہے، کوئی بھی آپ جائیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو اس طرح تھا کہ کراچی نوگ ایریا تھا، اب ہمارا کے ایم سی نوگ ایریا ہے۔ بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ فوری طور پر ماڑی پور کا یہ جو فائر اسٹیشن ہے اس کو واگزار کرایا جائے قبضہ مافیا سے، کیونکہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ فائر اسٹیشن ہے صنعتی علاقہ ہونے کے لحاظ سے۔ جی، شیرشاہ کباڑی مارکیٹ میں گاڑیوں کے پرانے اسپیئر پارٹس کا کام بھی متاثر ہو گیا ہے، تفصیلات بتائیں گے کاوش ممن۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ایشیا کی سب سے بڑی شیرشاہ مارکیٹ میں، اور یہاں پر استعمال شدہ اسپیئر پارٹس کا بڑے پیمانے پر کاروبار ہوتا ہے۔ اس وقت مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے اور کاروبار کی کیا صورتحال ہے؟ میرے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ حالات کر دیے گئے ہیں نا، یہاں کاروبار بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، یہاں کاروبار بڑھ چکا ہے، پورٹ پہ بہت ڈیوٹی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے مال نہیں آ رہا ہمارے پاس۔ اب ہم پرانے ہی مال کو بیچے جا رہے ہیں مستقل، اس میں کاروبار میں جان نہیں ہے۔ یہاں پہ کسٹمر آتا ہے، کسی کے پاس چیز ملتی ہے، کسی کے پاس نہیں ملتی، جس پہ کسٹمر چلے آتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کو چاہیے اعلیٰ سطح پہ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ پوری مارکیٹ میں سناٹا پڑا ہوا، کاروبار کی پوزیشن بہت حالات خراب ہو چکے ہیں۔ یہ کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک چلا رہا ہے، پھر بھی جیسے تیسے کر کے لوگوں کے گھروں کا چل رہا ہے حساب کتاب۔ جی بالکل، جو دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی وجہ سے یہاں پر جو کاروباری رونقیں ہیں وہ متاثر ہونے لگی ہیں، اور خاص طور پر جو گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کے حوالے سے بڑی مارکیٹ یہ تصور کی جاتی ہے، اب اس کی رونقوں پر بھی جو ہے وہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جی، ایف پی سی سی آئی نے شرح سود میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ نائب صدر شبیر منشا کا کہنا ہے کہ شرح سود میں مزید اضافہ معیشت پر منفی اثرات مرتب کرے گا۔ تفصیلات بتائیں گے اشرف خان۔ معاشی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب جو مارکیٹ میں خبریں ہیں کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ جو ہے شرح سود مزید جو ہے 2% تک بڑھ سکتا ہے، اور یہ اس کے کتنے اثرات ہوں گے اور یہاں فیڈریشن ہاؤس کے کیا موقف ہے جانتے ہیں۔ ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر شبیر منشا ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھیں؟ جی یہ ہم تو آلریڈی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ اس وقت شرح سود ہے اس میں کمی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ مزید جو ہوا میں خبریں ہیں یا اس قسم کے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مزید 2% کا اضافہ۔ ایک تو اضافے کی بات کرتے ہیں، اوپر سے اتنا بڑا اضافہ، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ بے شک وہ انفلیشن کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تو بالکل ڈومینو امپیکٹ رہے گا اس کا، بار بار یہ بڑھتا ہی رہے گا کہ ہر 15 دن بعد یہ اس کے اندر پالیسی میں انکریز ہی آتا رہے گا۔ ہم اسٹیٹ بینک یا اس کی پالیسی کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ انڈسٹریاں جو آلریڈی یہاں پہ لگی تھیں وہ آلریڈی 8%، 7%، 10% کے امپیکٹ پہ لگی تھی، اور ٹرف کے دور میں تو اس کو اور بھی کم تھا۔ تو یہ 22%، 23% یا 20% کے اوپر سپریڈ ملا کے 23-24% کے ساتھ کون سی انڈسٹری ہے جو سروائیو کر سکے گی؟ اور یہ مت بھولیے کہ اس وقت جو بجلی کے حالات ہیں یا جو آلریڈی اس وقت انڈسٹریل سیکٹرز بند ہو رہے ہیں، یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ جس طریقے سے یہ اس وقت معاملات لے کے اسٹیٹ بینک چل رہا ہے۔ شبیر صاحب، اگر ہم دیکھیں کہ بجلی پہ سرچارج بھی لگ گیا 3 روپے سے زائد، اب کہہ رہے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج بھی لگے گا، تو انڈسٹری کی کیا یونٹ پہنچ گئی؟ کیا اس یونٹ پہ 50 روپے کہا جا رہا ہے فی یونٹ پہ انڈسٹری چل پائے گی؟ جی ہاں، ہمیں بہت سارے انڈسٹریل یونٹ اور انڈسٹریل سیکٹرز والے ہمیں اپروچ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اب ہمارے لیے بالکل ہی کسی طور پہ بھی اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ ہمارے کو یہاں پہ فیکٹری چلانا بالکل وائبل نہیں بچا ہے، اور اتنے بڑے اضافے آ رہے ہیں اور ایڈجسٹمنٹس اتنی پرانی اور اتنی زیادہ آ رہی ہیں کہ ایک کیلکولیشن کر کے وہ پچھلے پرانے سودے بیچے جا چکے ہوتے ہیں، اور نئے سودوں کے اندر کس طرح ممکن ہے کہ وہ اتنے بڑے اضافے کے ساتھ فیکٹری کیسے سروائیو کرے گی؟ اور اس سے بہت بڑا ایک اور خطرناک سا امپیکٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ
बेरोज़गारी के ख़तरात हैं। अगर बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ गई तो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी आ जाएगी। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे शदीद कंसर्न देखे जा रहे हैं कि एक तो बिजली की कीमत बढ़ी है, साथ ही जो मार्केट में खबरें कि शरह सूद मज़ीद बढ़ जाएगी। फेडरेशन हाउस ने साफ मुतालबा किया कि शरह सूद में जो है इजाफा नहीं, कमी की जाए। मोबाइल मार्केट में रवां साल के सबसे बड़ी चोरी का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से, जो कि इस वक्त SSP साउथ के हमरा मौजूद हैं। जी अनुषा। जी बिल्कुल, SSP साउथ असद रज़ा की जानिब से एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 70 लाख के आईफोन की चोरी में मुलव्विस मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कार्रवाई, किस तरीके से इन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार किया, किस तरीके से इनको इतला मिली मुलजिम की, इस वक्त हमारे साथ SSP साहब मौजूद है। जी, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सदर जो है वो एक शहर का सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट जो है वो मोबाइल फ़ोन मार्केट का हिस्सा है। उसमें एक हफ़्ता कबल पहले एक बर्गलरी की वारदात की गई, चोरी, जिसमें कि नकबजनी की गई मोबाइल फ़ोन की दुकान के अंदर, जिससे लाखों रुपए मालियत के फ़ोन जो हैं वो चोरी कर लिए गए। और जैसे ये वाक़या पेश आया तो इसकी हमने FIR फ़ौरन दर्ज की और उसके ऊपर एक तफ्तीशी टीम जो है मैंने वो मुरतब कर दी और उसने फिर काफ़ी मेहनत की है और ये जो गैंग है इसको हमने अनअर्थ किया है और इसका जो मरकज़ी जो मुलज़म है, जो सरगना था इसका, उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। और इसके जो दूसरे साथी थे वो बेसिकली ये फ़ोन चोरी करके पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों में वो भेजा करते थे। सर, ये मुलजिम ने कहाँ पर अपनी रिहाइश जो है वो पजीर था? ये सदर पे जो है ना, ये किसी होटल में वहाँ पर ठहरा हुआ था और जैसे ही हमें ये निशानदेही हुई कि ये फ़ोन चोरी का है तो हमने फिर कीडा के साथ मिलकर जो है ये कार्रवाई की है और बाकी जो फ़ोन भी हैं सारे वो रिकवर करवाए हैं। जी बिल्कुल, सदर में एक होटल था, वहाँ पर जो है मुलजिम ने जो है वो ठहरा हुआ था। 23 आईफोन जो है इसने चोरी किए थे, 70 लाख इसकी मालियत थी। SSP साउथ की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आई है और फौरी तौर पर इत्तला मिलते ही जो है मुलजिम को धरा है और उसके ख़दमत दर्ज करके मज़ीद जो है वो तहकीकात का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। आपको बताएं कि इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँचा है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। गुज़श्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 287.50 रुपए पर था और अब इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। गुज़श्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 287.50 रुपए पर था। मलिर मुराद मेमन गोट में 32 एकड़ सरकारी अराजी को मुबैना तौर पर गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ हुआ है, जिसकी महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद बताएगा किस तरह ज़मीन की अलॉट की गई। जी बिल्कुल, ये मामला कराची के ज़िला मलिर के गोट तहसील का, जहां पर सरकारी अराजी 32 एकड़ है जो गैर कानूनी तरीके से हथियाने का इंकशाफ है और ज़मीन गैर कानूनी तरीके से महकमा रेवेन्यू के अफसरान की जानब से एक लैंड ग्रेबर को जो है अलाट कर दी गई है। इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन ने बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात शुरू कर दी है। महकमा एंटी करप्शन के अफसर जो तहकीकात अफसर हैं सादत अली शाह ने, उनकी जानब से बाज़ाब्ता तौर पर इन अफसरान को शफाल नोटिस भी जारी कर दिए गए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मुख्तार कार, तपेदार, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार शामिल हैं। इनको फौरी तौर पर बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया था, लेकिन ताल अफसरान एंटी करप्शन के सामने नहीं पेश हुए। इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन के अफसरान का कहना है कि जमीन गैर कानूनी तरीके से 32 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है, जो एक निजी कंपनी को अलाट कर दी गई है। इस जमीन को अलाटमेंट के हवाले से सिंध काबीना या बाला हुकाम से। ठीक है आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि SSGC के कारनामों में एक और इजाफा। लियाकताबाद 2 नंबर में चूल्हों में गैस के बजाय पानी आने लगा है। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी, SSGC वालों ने एहलियान कराची को माजी के दौर में धकेल दिया। अगर यकीन नहीं आता तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है लियाकताबाद ब्लॉक 2 में हम देख रहे हैं कि लकड़ी का चूल्हा जो है, यानी कि लकड़ी जला के इस वक्त खाना जो है वो गर्म किया जा रहा है बच्चों के लिए। चूँकि रमज़ान है तो बच्चों के लिए खुद तौर पर यहाँ पे खाना गर्म किया जा रहा है, लेकिन लकड़ी पर जो है वो अलमिया यह है कि सूरत हाल देखने में आ रही है कि लकड़ी जलाकर लोग अब अपना गुजारा करने में मजबूर हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं इनसे जानते खातून, ये बताइएगा कि आंटी किस वजह से आप लकड़ियाँ जला रही हैं, गैस क्यों नहीं आती, क्या मसाइल है? 6 महीने हो गए भाई, बिल्कुल नहीं आ रही। जा के थक गई, ऑफिस में गई मैं खुद, वहाँ मैंने धरना दिया, 5-6 औरतों को लेके नहीं गई,
बड़े लीडर आए मेरे साथ, सर्वे करके गए गली के अंदर, पानी भी भरा हुआ था पूरी गली के अंदर। और फिर मैं उनके साथ गई तो वो 4 बजे आए। फिर उन्होंने शाम मगरिब के बाद गाड़ी भेजी, प्रेशर लगाया, फिर गैस नहीं आया। अब लिहाजा ये है कि मैं इतनी बीमार होगी, मेरे आंतों का इन्फेक्शन होगा, मैं कुछ नहीं खा सकती, बिल्कुल नहीं होता, ना शहरी में ना अख्तियार में। 300 रुपये किलो, 350 रुपये किलो, 1 किलो वो बनवाती हूँ। सिलेंडर आपको यकीन नहीं आए तो ये भी देख लें इस तरफ है। जी बिल्कुल, ये है सूरत हाल के ये लकड़ियाँ जला के जो है वो खाना बनाना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ SHGC के कारनामे सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होते। SHGC का एक और कारनामा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस घर में चूल्हा ये तो मौजूद है, इसकी लाइन भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इस लाइन में से जो है वो गंदा पानी आ रहा है, यानी कि इस चूल्हे को भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो खातून इनसे जानते हैं ये गंदा पानी का क्या मामला है, कब से आ रहा है? ये मामला तो ना 1 महीने से चल रहा है पानी का। वो भी किस लिए कि गाड़ी आई थी, उन्होंने प्रेशर मारा था ना, तो तब से हमारे गैस तो नहीं आती, पानी आता है। पूरा इलाका ये परेशान है। लिहाजा हुकूमत है के बंदे हैं, कैसे भी हैं, कुछ लिहाजा हमारे पे तरस खाओ। हम लकड़ी भी लाते हैं, सिलेंडर भी भरवाते हैं, ऐसे कब तक हम करेंगे? और ये भी है ना, गैस के बिल जो भेज रहे हैं किस लिहाज से भेज रहे हैं? देखिए, जब हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो उनका तो भेजना भी बनता नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे लियाकताबाद नंबर 2 के मकीन, जिनका कहना है कि तकरीबन 5वां महीना है और गैस नहीं आ पा रही, और इस वजह से यहाँ के जो मकीन हैं वो शदीद गम और गुस्से का इज़हार उन्होंने किया है। उनका कहना ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है। इस जुर्म के खिलाफ किस तरह कार्रवाई की जा रही है, ये बताएंगे सलमान सलीम, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मेट्रोपोल पे मौजूद हैं, और अगर बात की जाए लाइसेंस की, तो लाइसेंस के हवाले से बहुत ही सख्त किस्म के कानून जो है वो ट्रैफिक पुलिस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे शहरी हैं जो लाइसेंस के बगैर ही गाड़ी चलाते हैं, जिसमें कम उम्र बच्चे भी शामिल होते हैं। गाड़ी है, मोटरसाइकिल और दीगर जो है वो व्हीकल है जिसके ऊपर चालान भी बनता है, और क्या क्या उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जानने के लिए मदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मदर साहब, ये बताइएगा कि अगर एक शख्स के पास लाइसेंस नहीं हो, कितने का उसको चालान किया जाता है, और उसके लिए क्या क्या जो है वो कानून के अंदर आप लोग के कवानीन है? लाइसेंस के बगैर 500 रुपये का चालान होता है, और अगर कम उम्र है तो हम उसकी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी चेकिंग चल रही है वो फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशे और ओपन लेटर की है। लेकिन उसके साथ हम सबसे पहले लाइसेंस ही तलब करते हैं कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, आप गाड़ी चलाने के अहल हैं या नहीं है। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिलें भी चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, और जो है वो दीगर व्हीकल भी चला रहे हैं। तो अगर इस सूरत हाल के अंदर कोई हादसा हो जाता है उनकी जानिब से, तो उसके ऊपर क्या सज़ा है, और लाइसेंस की कितनी तनकीद कर रहे हैं आप लोग? उसकी तो FIR है, और FIR कट जाती है उसके खिलाफ। और लाइसेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए इंसान के पास। अगर लाइसेंस नहीं है तो वो समझे वो जुर्म कर रहा है, जो एक खून का जुर्म है अगर किसी को मार देता है तो। देखिए, बिल्कुल लाइसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना जो है वो कानूनी जुर्म है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होती है। इस वक्त भी आप ये देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियों को रोक के फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशे और साथ साथ ओपन लेटर और उसके अलावा जो लाइसेंस है वो सबसे पहले जो है वो चेक कर रही है। लाइसेंस होना बुनियादी ज़रूरत है। लाइसेंस अगर नहीं है तो शहरियों के ऊपर जो है वो बिला तातुल चालान भी किए जाएंगे, और अगर इस सूरत में कोई हादसा हो जाता है तो शहरियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। जी।